चलिए हम आज से शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बेसिकली हम राज्य व्यवस्था जो इंडियन पॉलिटी है उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इससे सवाल नहीं आते। एक या दो सवाल आ सकते हैं, है ना। तो ये पहला ही सवाल जो आप देख रहे हैं, राज्य का कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है ना। तत्व तो सारे महत्वपूर्ण होंगे, मतलब राज्य में जनसंख्या भी होनी चाहिए, क्षेत्र भी होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। ये चार तत्व होते हैं किसी भी राज्य के। अब राज्य का मतलब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी स्टेट की बात कर रहा हूँ, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, नहीं। यहाँ राज्य से मतलब देश से है ना। तो जब भी पॉलिटी में जब भी राज्य की बात हो तो उसका मतलब होता है पूरे देश की बात हो रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी राज्य के लिए ये चारों स्तंभ, चारों तत्व जरूरी हैं: पॉपुलेशन, क्षेत्र, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसने ये पूछा है। तो सबसे पहले हम राज्य की परिभाषा एक बार देखते हैं। जैसे राज्य एक राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय है, संगठित समुदाय है जो एक निश्चित क्षेत्र में सरकार के अधीन रहता है और बाह्य नियंत्रण के अधीन नहीं होता। तो अच्छा, एक बात बताइए, जैसे तिब्बत की सरकार, आपको पता है वो फ्रेजाइल सरकार है, और अभी हम मतलब तिब्बत के जो लोग हैं वो फिलहाल अभी इंडिया में रह रहे हैं, धर्मशाला में, और वहीं से सरकार चला रहे हैं। क्या उनके पास कोई मतलब टेरिटरी है? नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, वो इंडिया में फिलहाल रह रहे हैं। इसी प्रकार से इनके पास क्षेत्र नहीं, लेकिन जनसंख्या है, सरकार है, और संप्रभुता भी लगभग ना के बराबर है। फिर आप कहीं दूसरी जगह जैसे देखें, मैं पाकिस्तान का एक उदाहरण लेता हूँ। पाकिस्तान में जनसंख्या है, क्षेत्र है, सरकार भी है, लेकिन क्या आप उसे संप्रभु मानते हैं? मतलब देखा जाए तो ऑन पेपर, ऑन डॉक्यूमेंट ठीक है, वो संप्रभु है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं, आप देखते हैं वो यूएसए से जो भी ऑर्डर आता है वही फॉलो करता है, वो अपने मर्जी से कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाता जैसे इंडिया करता है। तो कहीं ना कहीं हम उसे सॉल्वेंट कंट्री नहीं मानते। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है वो है संप्रभुता। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राज्य के चार तत्व होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है संप्रभुता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जनसंख्या ना हो, टेरिटरी ना हो, सारी चीजें होनी चाहिए। अब अगला सवाल है, राज्य के क्षेत्र में क्या शामिल होता है। तो राज्य के क्षेत्र में क्या शामिल होता है? राज्य का मतलब फिर से वही है, एक देश की बात हो रही है। तो केवल भूमि, केवल भूमि, लैंड एंड वाटर ओनली, एंड लैंड, वाटर एंड एयर स्पेस, एंड लैंड एंड वाटर ओनली। ठीक है, तो इसमें एयर ओनली, सॉरी। तो राज्य में क्या केवल भूमि शामिल होती है, या राज्य में भूमि और जल दोनों शामिल होता है, या फिर भूमि, जल और वायु क्षेत्र तीनों शामिल होता है? तो एक देखिए, किसी भी राज्य में केवल भूमि तो होगी नहीं, उसकी कोस्टल एरिया भी होगा, उसका एयर स्पेस भी होगा। ऐसा होता है ना कई बार कि जैसे अभी अगर मुझे अफगानिस्तान जाना है, मुझे मतलब भारत सरकार से कोई भी जाएगा या भारत का कोई व्यक्ति जाएगा, तो वो पाकिस्तान के ऊपर से उसका प्लेन उड़ के नहीं जाएगा। ये क्योंकि हम पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते। तो अब आप देखिए कि पाकिस्तान लैंड तो है उसका, वो साथ साथ एयर स्पेस भी रोक रहा है। इसका मतलब एयर में भी, एयर इन द सेंस उनकी लैंड का जो बाउंड्री एयर तक जाता है, उनका जो आकाश है वो भी उन्हीं के हिस्से में आता है। तो आप कह सकते हैं भूमि तो है ही, जल, जल अभी मैं बात करूंगा, वायु क्षेत्र। जल का क्या है कि जैसे सपोज कि इंडिया का एक क्योंकि हम इंडियन हैं तो मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ही बात करूंगा। ये आप देखिए, ये मोटा मोटा ये भारत का नक्शा है, दक्षिण भारत का मेन। तो आप देखिए यहाँ से समंदर चालू होता है, ये जो मैं इधर ये बना रहा हूँ ये पूरा समंदर है ना। यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, ये वाला जो एरिया है, ये ये जो 200 नॉटिकल माइल का मैं इस पे कलर कर रहा हूँ, ये भारत का संप्रभु क्षेत्र है ना। इस पे केवल भारत का अधिकार है। अगर भारत चाह ले तो इधर साइड इस एरिया में, जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, इस एरिया में कोई और देश का जहाज नहीं आ सकता, ना जहाज आ सकता है, ना ही कोई एक्टिविटी हो सकती है ना।
तो ये होगा जल क्षेत्र। तो आप देख रहे हैं कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, उसमें भूमि, जल और वायु क्षेत्र तीनों आते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा भूमि, जल और वायु क्षेत्र। सरकार की अनुपस्थिति किस स्थिति को जन्म दे सकती है? सरकार की अनुपस्थिति मतलब सीधी सी बात है, अगर सरकार अभी है तो सरकार बहुत सारी चीजों को कंट्रोल में रखती है, देश में अराजकता को नहीं बढ़ने देती, सारी चीजें। लेकिन अगर आपके देश में सरकार है ही नहीं, इन केस अचानक से, जैसे कि अभी ईरान में क्या हुआ था, ईरान में जब अमेरिका ने हमला किया और उसके जो सुप्रीम लीडर को मार दिया, तो कुछ समय के लिए, क्योंकि आपका जब सुप्रीम लीडर नहीं होता तो देश फिर मार्गदर्शन नहीं होता है ना, कौन आपको ऑर्डर देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना, तो फिर उस समय पर कुछ देर के लिए सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। पुलिस अलग से अपने हिसाब से कुछ करने लग गई, आर्मी अलग से कर रही है, नेवी अलग से कुछ कर रही है ना, क्योंकि प्रॉपर एक मार्गदर्शन नहीं है। तो कुछ समय के लिए वहां पर अराजकता आ गई थी। अराजकता मतलब जहां पर कोई एक सुप्रीम पावर नहीं होती है, सब अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अराजकता। लोकतंत्र आ नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र तो तब आएगा ना जब कोई चुनी हुई सरकार होगी, वोटिंग होगी, चुनाव होगा, प्रॉपर सिस्टमेटिक चीजें होंगी, तो लोकतंत्र तो हो नहीं सकता। तानाशाही देखिए तब होगी, तानाशाही भी एक प्रकार की सरकार है ना, तो यहाँ पर तो बात हो रही है अनुपस्थिति की। भले वो तानाशाही हो, कुछ भी उपस्थित है तो वो तो सरकार है। अगर कुछ है ही नहीं, सपोज तानाशाह भी जिंदा था, अचानक से तानाशाह की मृत्यु हो गई, तो तानाशाह के बाद सरकार कौन चला रहा है? कोई नहीं, क्योंकि तानाशाह ने तो सारी शक्तियां अपने पास रख रखी थी, और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, तो जो उसके ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, अब वो किसके ऑर्डर फॉलो करेंगे, है ना? तो वहां पर अराजकता की स्थिति आ जाती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अनार्की। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। विदेशी नियंत्रण से राज्य की स्वतंत्रता को क्या कहते हैं? अभी जैसे मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की, हाँ इंडिया, आप इंडिया को लीजिए। हमारी मर्जी, हमने रशिया से भरपूर तेल खरीदा, बजाय इसके कि अमेरिका ने कई बार सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन फिर भी हम अपनी मर्जी से करते रहे। क्या पाकिस्तान ने खरीदा? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के कहे पर चल रहा था। तो आपको नहीं लगता कि विदेशी नियंत्रण में था पाकिस्तान? मैं पाकिस्तान बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत इजिली एग्जाम्पल समझ पाएंगे, क्योंकि और दूसरा एग्जाम्पल इतना आसानी से मिलता नहीं है। तो फिलहाल आप यही समझिए कि पाकिस्तान और इंडिया से मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ। और इंडिया को भी अमेरिका ने बोला, लेकिन हम नहीं माने, है ना? तो इससे मतलब तो विदेशी नियंत्रण से बाहर हमारे देश में, हमारे देश के लिए जो निर्णय लेने हैं, सरकार को जो निर्णय लेने हैं, वो हम अपनी स्वतंत्रता से लेते हैं, अपने हित में लेते हैं, ना कि किसी और सरकार के दिशा निर्देशों पर चलते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं अ, आंतरिक, नहीं, राजनीतिक संप्रभुता बोला जाएगा इसे। ठीक है, राजनीतिक संप्रभुता। एक मिनट, अच्छा, इसे एक्सटर्नल सॉवरेनिटी बोला। आंतरिक संप्रभुता तो होती ही है सरकारों में, क्योंकि भाई सरकार चुनी ही गई है देश के नागरिकों द्वारा, तो आंतरिक संप्रभुता तो उनमें रहेगी ही। बाह्य संप्रभुता इसे बोला जाता है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, की मतलब हम किसी बाहरी देश के प्रभाव में नहीं है, हम स्वयं अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम है। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? शक्तियों का पृथक्करण का क्या मतलब है? मतलब पहले जब राजा महाराजा होते थे तो क्या होता था कि वही मतलब एग्जीक्यूशन में होते थे, वही कार्यपालिका, वही न्यायपालिका, और वही रूल बनाते थे। मतलब नियम भी वही बनाते थे, उसका पालन भी वही करवाते थे, दंड भी वही देते थे, और न्याय भी वही देते थे। तो देखा जाए तो सारी शक्तियां पहले राजा में होती थी। लेकिन जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में ये तीनों अंगों को अलग अलग कर दिया गया। तो तीन ऑर्गन्स होते हैं। तीन ऑर्गन कौन? कार्यपालिका, दूसरी न्यायपालिका, और तीसरी विधायिका। जहां राजतंत्र होता है तो वहां पे ये तीनों काम राजा का होता है। ठीक है, हालांकि अब ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं कि उत्तर कोरिया में ये थोड़ा सा अभी चल रहा है अब। ठीक है, चलिए
कानून बनाने का कार्य किस अंग का है? आपको पता है कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। मंत्रिमंडल तो कैबिनेट बैठक होती है, वो अलग चीज है। न्यायपालिका का काम न्याय देना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और एग्जीक्यूशन का काम जिसपे आईएएस, आईपीएस, एसएससी वगैरह के जितने भी लोग हैं, ये लोग एग्जीक्यूशन करते हैं। जो भी संविधान बनता है, संविधान को चलाना, संविधान को लागू करवाना, शासन व्यवस्था बनाए रखना, ये सब कार्यपालिका का काम है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। कानूनों को लागू करने का कार्य किस अंग का है? तो कानूनों को लागू करने की बात हो रही है। कानून बनाना काम है विधायिका का, है ना, कानून बनाना विधायिका का काम है, और कानून लागू करने का काम है कार्यपालिका का। और अगर कोई उस कानून को ना माने तो उसे दंड देने का काम है न्यायपालिका का। ठीक है, और संसद एक्चुअली इनमें से कुछ भी नहीं है, संसद में कानून बनाए जाते हैं, है ना, तो ये कहीं ना कहीं विधायिका से रिलेट करता है। अब हम आगे आते हैं, कानूनों की व्याख्या करना। कानूनों की व्याख्या करना किसका कार्य है? तो कानूनों की व्याख्या करना, जैसे कि लेजिस्लेचर ये तो कानून बनाती है, उसके बाद कार्यपालिका कानून का पालन करती है, न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका क्या करती है? जैसे आपने देखा होगा जो भी कानून बनते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होता है वो उन कानूनों को व्याख्या करता है ना, कि इसका क्या मतलब है, संविधान में ये चीज लिखी है तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अंतिम व्याख्या का जो अंतिम मतलब व्याख्याता है वो कौन है? न्यायपालिका। तो इसका आंसर होगा न्यायपालिका। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ भी है ये प्रश्न। ठीक है, तो इसे आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। मैं बात कर रहा हूं भारतीय संसद का हिस्सा। तो भारतीय संसद के हिस्सा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो राज्यसभा संसद का हिस्सा है ना, तो प्रधानमंत्री संसद का हिस्सा नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के हिस्सा है, मंत्रिपरिषद ये भी संसद का हिस्सा नहीं है। संसद की अगर बात की जाए तो उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 संसद का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। चलिए अब आते हैं आगे, भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है? वास्तविक कार्यकारी प्रमुख का मतलब होता है, देखिए, एक तो डॉक्यूमेंटेड होता है कि हाँ भाई राष्ट्रपति जो है वो डॉक्यूमेंट मतलब वो कागजों पे है कि उनके पास सारी पावर है, लेकिन जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री, जिसके पास सच में पूरी पावर होती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो भी काम करेगा वो राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति के नाम से ही करेगा, है ना। जैसे कि अगर नरेंद्र मोदी जी कल को कहीं दूसरे देश में जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन असली जो सुप्रीम पावर है वो होती है प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रमुख होता है। मुख्य न्यायाधीश हो नहीं सकते क्योंकि वो न्यायपालिका में आते हैं। राज्यपाल ये राज्यों का प्रमुख एक कह सकते हैं कि राज्यों में प्रमुख भूमिका में होते हैं, और राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे केवल स्टाम्प या मुहर का काम है ना। मौलिक अधिकारों की रक्षा मुख्य रूप से किसका कार्य है? अब मौलिक अधिकार हमारे जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स, आपको पता होगा आर्टिकल 12 से 35 तक, है ना। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा मुख्य रूप से किसका काम है? विधायिका का काम है क्या? नहीं, विधायिका का काम केवल कानून बनाना है। उसके बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम आता है कि उसे एग्जीक्यूट करना, है ना। रक्षा करना तो बात की बात है, पहले तो उसे एग्जीक्यूशन होगा। सपोज कि समानता का अधिकार का नियम बनाया विधायिका ने, अब उस समानता के अधिकार को लागू करने का काम किसका है? आपके आईपीएस आईएएस अधिकारियों का है ना, और कार्यपालिका का है। और अगर कोई उसे ना माने, है ना, तो
उसे दंड देने का और उसे प्रॉपर लागू कराने का काम किसका हो जाए? न्यायपालिका का, है ना। और अगर और अच्छे से जानना चाहें तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का, ये गार्जियन माने जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। चलिए, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग कौन कर सकता है? अब न्यायिक पुनरावलोकन, ये इस कीवर्ड भी यही है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू से सीधी सी बात है, जुडिशरी का ही काम है ये, ना तो संसद का काम है, ना कार्यपालिका का, ना विधायिका का। अब एक व्यक्ति द्वारा शासित सरकार को क्या कहते हैं? अगर एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है सरकार में, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, लोकतंत्र तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र में तो सर्वसम्मति से हर 5 साल में चुनाव होते हैं, तो लोकतंत्र तो हो नहीं सकता। उसके बाद संघवाद भी नहीं होगा, क्योंकि संघवाद तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर उसके बाद राज्य सरकारें होती हैं, ये संघवाद होता है, ये भी नहीं हो सकता। अभिजात तंत्र जो होता है, हाँ, अभिजात तंत्र जो होता है ये अपने आप में एरिस्टोक्रेसी होता है, मतलब कुछ अभिजात वर्ग के लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत में अगर हम बात करें, तो ऐसा कहा जाता है कि भारत देश की संसद को अडानी, अंबानी, टाटा, ये लोग, रिलायंस, ये लोग मतलब इतने पैसे देके संसदों को खरीद लेते हैं और अपने हिसाब से देश चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसे अभिजात तंत्र बोला जा सकता है। लेकिन ये बात मैं बस कह रहा हूं, इसे आप कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये एक कंट्रोवर्सी है जिसे मैंने बोला है। उसके बाद आता है राजतंत्र। तो जो राजतंत्र है ये इसका सही आंसर है, क्योंकि राजतंत्र में क्या होता है, राजा या रानी के हाथ में सरकार होती है। फिर आते हैं 14th क्वेश्चन पे, किस प्रणाली में शासक को असीमित शक्ति प्राप्त होती है ना। तो संवैधानिक राजतंत्र तो हो नहीं सकता, क्योंकि संवैधानिक राजतंत्र में शासन, बल्कि जो शासक होता है उसे लगभग ना के बराबर शक्तियां प्राप्त होती हैं, है ना। राजतंत्र, अगर केवल राजतंत्र है तो एक बार आप कह सकते हैं असीमित शक्ति होती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन, जुडिशरी और लेजिस्लेशन सब कुछ राजा में होती है। लेकिन जब संवैधानिक की बात आती है, जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में राजा रानी आज भी हैं, है ना। क्वीन विक्टोरिया, जॉर्ज, जितने भी ये चार्ल्स वगैरह हैं, ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके पास पावर ना के बराबर है, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र है, ठीक है। अब आते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब पूर्ण राजतंत्र। अब ये जो पूर्ण राजतंत्र है ये आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोकतंत्र नहीं है, राजाओं के हाथ पे ही तीनों पावर है। संसदीय लोकतंत्र हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो हमारे देश में है और उस पर कोई असीमित पावर किसी के पास नहीं है। फिर फेडरल गवर्नमेंट, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें किसी के पास असीमित पावर नहीं होती। कुछ चुने हुए लोगों द्वारा शासित सरकार को क्या कहते हैं? कुछ चुने हुए लोगों द्वारा बात हो रही है ना। तो लोकतंत्र में तो सभी मतलब चुनकर ही आते हैं। राजतंत्र में 2 या 3 लोग होते हैं जिनका चुनाव नहीं होता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत के हिसाब से राजा या रानी बनते हैं। तानाशाह केवल एक ही होता है। बचता है एरिस्टोक्रेसी, मतलब अभिजात तंत्र। कुछ चुने हुए लोग, मतलब जैसे कि ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन में जो अपर हाउस है, वहां पर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सारे के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और मतलब तो वो लोग कहीं ना कहीं वहां पर सरकार चलाते हैं। चलिए, अब आते हैं 16th नंबर क्वेश्चन पे, किस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? ये सवाल आते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति प्रणाली, जैसे कि अमेरिका में है, आपने देखा होगा अमेरिका में अगर लोकसभा, वहां की जो कांग्रेस है, वहां पर अगर डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट नहीं भी है तो भी वो राष्ट्रपति बने रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होती, ठीक है। उसके बाद फेडरल सिस्टम, संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली में क्या होता है, जैसे कि आप ब्रिटेन को देखिए, वहां पर संघीय प्रणाली काम करती है। स्विट्जरलैंड को देखिए, वहां पर संघीय प्रणाली काम करती है। मतलब वहां पर राज्य नहीं होते, एक यूनियन होता है, और वही यूनियन पूरे जितने भी प्रोविंसेस होते हैं उनको कवर करता है। तो वहां पे राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल एक ही होता है, फेडरल सिस्टम। तीसरा, एकात्मक यूनिटरी सिस्टम, ये भी संघीय प्रणाली की तरह ही होता है। अब आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो पार्लियामेंट, संसदीय प्रणाली सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि जो मंत्री लोग होते हैं, है ना, कार्यपालिका मंत्रियों को बोलते हैं। भाई जो मंत्री हैं वही तो रेल मंत्री, वही रक्षा मंत्री, वही शिक्षा मंत्री होते हैं, और वही संसद पे जाके डिबेट्स भी करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूशन है कहीं ना कहीं मिली जुली है।
तो जो संसदीय प्रणाली होती है हमारी, उस संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसे जवाब देना पड़ता है। आपने देखा होगा प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, वहां पर लोग सवाल पूछते हैं और विधायक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो उनका जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जिस लोकतंत्र में नागरिक सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, है ना? तो इसमें होगा पहला इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष, जब सीधे बात आ गई तो अप्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता क्योंकि सीधे की बात हो रही है। संसदीय लोकतंत्र में क्या आप और मैं जाके संसद में सवाल पूछते हैं? नहीं। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है, क्या वहां पर किसी भी व्यक्ति को इतना वो है कि वो जाके सवाल पूछ सके? नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है वहां पर होता है कि लोग सीधे जाके सवाल पूछ सकते हैं, है ना, सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अगला सवाल, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया जाता है? मतलब भारत के लोकतंत्र को अगर हम बात करें तो वो कैसा है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है मैं आप या कोई भी जाके डायरेक्ट संसद में सवाल पूछ सकता है? नहीं। या फिर अगर कोई निर्णय राष्ट्रपति को लेना है तो वो क्या मैं जाके बोल सकता हूं कि नहीं ये निर्णय गलत है? नहीं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हाँ ये आंसर सही है। हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि मैं संसद नहीं जाऊंगा बल्कि मैं और मेरे जैसे 10 से 20 लाख लोग एक सांसद को चुनेंगे अपने क्षेत्र के, और वो सांसद मेरे सवालों को जाके संसद में उठाएगा, है ना। मेरे मतलब उसकी जो पूरी टेरिटरी होती है, उस टेरिटरी में जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो सारी परेशानियों को सुनेगा और वो सारे सवालों को लेके संसद में जाएगा, है ना। तो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी। हालांकि वो बातें मेरे ही लेके जाएगा, वो कितना लेके जाएगा वो बात की बात है, लेकिन हाँ जो एक प्रोसेस है वो यही होती है। चलिए अब अगला सवाल, ओके। चलिए, किस लोकतंत्र में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है? मतलब प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है किसमें? तो वो होता है संसदीय लोकतंत्र में। जैसे कि हमारे यहाँ पर है, आप देखो हमारे यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वही, उसी के पास सारी पावर्स है ना। आइए उसके बाद 20 क्वेश्चन, कौन सा लोकतंत्र व्यक्तिगत अधिकारों और विधि के शासन पर बल देता है? कौन सा लोकतंत्र व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल लिबर्टी, और विधि के शासन पर बल देता है? तो आ जाइए इसको देखते हैं। ये है संसदीय लोकतंत्र, ठीक है। चलिए आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। चुनावों से आगे नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले लोकतंत्र को क्या कहते हैं? चुनावों से आगे मतलब डेमोक्रेसी दैट इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन बियॉन्ड इलेक्शन इज नोन एज, तो ये होगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो चुनावों से आगे मतलब चुनाव तो अपनी जगह है, चुनाव के आगे की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। मतलब चुनाव उनाव तो ठीक है अपनी जगह है, वहां पर क्या होता है कि लोगों को मौका दिया जाता है कि हम ये कानून लाने वाले हैं और आप लोग चाहें तो अपने सुझाव दे सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो हालांकि हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन मेरा ये मानना है कि सवाल एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि वो हमारे सिलेबस का ही पार्ट हो। और बेसिकली सिलेबस तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो इसे मैंने कवर कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस आपके लिए